कैलेंडर के टाइम पे आपको बताए थे, मैंने आपको लेबर के बारे में बता चुका हूँ कि कौन कौन सी लेबर होती हैं और लेबर में कौन कौन सी स्टेज होती हैं, और लेबर में स्टेज जो है बच्चे कौन कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और हम जो पढ़े थे बेटा, कौन सी पढ़े थे, हम पढ़े थे अभी तक सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ा दिया था। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बाद आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, फटाफट कनेक्ट हो जाओ। चाय पियो गुरुजी बेटा, चलो बेटा तुम पियो, अच्छे से बात है, बहुत बढ़िया। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेज थर्ड में, जो उस स्टेज थर्ड के अंदर बाकी के जो प्रोसीजर है उनके बारे में डील करना है। और जो प्रोसीजर है वो बच्चे कौन सा है, एपिजियोटोमी। कौन सा है, एपिजियोटोमी। जैसे कि आपको नाम से पता है एपिजियोटोमी, आप अच्छे से जानते हो। एपिजियोटोमी क्या होता है कि एक प्लांट इंसिजन होता है। देखो, एक तो होता है लेसरेशन जो कहीं से फट जाता है, एक होता है प्लांट जहां हम कट लगाते हैं। और कट का पर्पस ही वही होता है कि चीज़ों को थोड़ा वाइड करके वहां से पाथ है जो पासेज है उसको चौड़ा करना, और जैसे बेबी की डिलीवरी हो सके। तो एपिजियोटोमी जो होती है, एपिजियोटोमी एक प्लांट सर्जिकल इंसिजन होता है। ये अनएक्सपेक्टेड जैसा कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, प्लांट बेटा क्या होता है, प्लांट होता है। और ये कैसा है, सब कैसा है, सर्जिकल, प्लांट सर्जिकल, प्लांट सर्जिकल इंसिजन, प्लांट सर्जिकल इंसिजन विच मेड टू एरिया बिटवीन, और इसे कहाँ, इसे बनाते कहाँ हैं, द एरिया बिटवीन वेजाइना एंड एनस। और इसे कहाँ करते हैं, इन एरिया बिटवीन वेजाइना एंड एनस। वेजाइना और एनस के बीच में, वेजाइना और एनस के बीच में जो एरिया होता है वहां हम कट लगाते हैं। और आपने कहा वो एरिया कौन सा होता है बच्चे, वो एरिया आपको पता है, दैट इज नॉन एज पेरिनियम एरिया। कौन सा होता है बेटा, पेरिनियम एरिया कहते हैं। याद रखना इन चीजों को, बहुत कॉमन सी बातें, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं। कट हमने कहाँ लगाया, प्लांट सर्जिकल इंसिजन लगाया मैंने। ठीक है बच्चे, कहाँ लगाया, एनस और वेजाइना के बीच में जो एरिया कौन सा होता है, पेरिनियल एरिया। क्वेश्चन ये है कि सर ये कौन सी स्टेज के टाइम पे बनाया जाता है। मैंने आपसे पहले कहा था एपिजियोटोमी क्राउनिंग की बात की जाती है, और क्राउनिंग किसका पार्ट है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर का पार्ट है। समझ आ रहा है, तो क्राउनिंग मैकेनिज्म ऑफ लेबर का पार्ट है, और मैकेनिज्म ऑफ लेबर सेकंड स्टेज का पार्ट है। तो आपसे पूछा जाए कि एपिजियोटोमी कौन सी स्टेज में की जाती है, आंसर है इट इज डन ड्यूरिंग सेकंड स्टेज। इसको कौन सी स्टेज में करते हैं बेटा, आंसर है इसको सेकंड स्टेज में किया जाता है। समझ आ रहा है, पहली बात याद रखना, क्योंकि ये क्राउनिंग की बात की जाती है और ये कब करते हैं, सेकंड स्टेज में करते हैं। क्लियर है। अब बात है आप इसे क्यों कर रहे हो, प्रिवेंट टीयरिंग। जो वेजाइना है और जो पेरियम है उसकी टीयरिंग को बचाने के लिए हम इसे करते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो मेन पर्पस होता है टीयरिंग को प्रिवेंट करना। अब टीयरिंग यानी लेसरेशन, कोई कहीं और से फटे से बेटर हम उसे कट करें। समझ आ रहा है बच्चे, क्योंकि एपिजियोटोमी मैं पेरिनियम एरिया में कर रहा हूं इसलिए इसको पेरिनियोटोमी भी कहते हैं। तो याद रखना, ऑल्सो नोन एज, आपसे पूछा जाए कि एपिजियोटोमी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे और दूसरा नाम है पेरिनियोटोमी, विच इज बेटा पेरिनियोटोमी। जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएं, एडवांटेज लें इस क्लास का। जो बहुत सी चीजें आपको पता है और बहुत सी नहीं पता है, जो नहीं पता है वो मैं आपको बता ही रहा हूं। तो इसमें हमसे क्या कहते हैं, पेरिनियोटोमी भी कहते हैं, क्योंकि इंसिजन कहां लगा गया बेटा, हम इंसिजन लगाते हैं कहां पर, पेरिनियम एरिया में। एक बात याद रखना, डबल स्टार है, ट्रिपल स्टार है, कि एपिजियोटोमी इज नॉट द रूटीन प्रोसीजर। इस ये रूटीन प्रोसीजर नहीं है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर लेबर में एपिजियोटोमी करनी है। ये रूटीन प्रोसीजर नहीं होता। कौन, एपिजियोटोमी, किस दौरान, लेबर के दौरान। लेबर के टाइम पे ऐसा नहीं कि हाथ पैर पकड़े उसी को आप काटना शुरू कर दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं निकालनी है आपको। समझ आ रहा है ना। तो बच्चे ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि एपिजियोटोमी करते हैं तभी जब उसकी जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि जरूरत क्या है, क्यों करनी पड़ती है एपिजियोटोमी, उस जरूरत का जिक्र करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ऑब्जेक्टिव बताइए, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करने के, एपिजियोटोमी करने के ऑब्जेक्टिव बताइए, क्यों करना पड़ा। तो एपिजियोटोमी करने के बेटा जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको ध्यान में रखिए कि एपिजियोटोमी इज ए प्लांट सर्जिकल इंसिजन। एपिजियोटोमी प्लांट सर्जिकल इंसिजन है, तो आपने पता है कि इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले कहां लगा रहा हूं मैं लगा रहा हूं इसे पेरिनियम एरिया में, और कहां से शुरू कर रहा हूं, वेजाइना से। तो इसका मतलब है इट एनलार्ज द वेजाइनल इंट्रोइटस, जो ओपनिंग होती है वेजाइना की उसको वाइड करने में काम आता है, जिससे इजी और सेफ डिलीवरी हो सके किसकी, बेबी की। समझ में आ रहा है, तो बच्चे को सेफ भी हो और इजी डिलीवरी भी हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया बच्चे, पेरिनियोटोमी अर्थात एपिजियोटोमी की है। बात समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछा जाए पहला पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनलार्ज। आपने कहा एनलार्ज करना है, क्या एनलार्ज करना है, आंसर है वेजाइनल इंट्रोइटस। आपको वेजाइना की जो ओपनिंग है उसे वाइड करना है। क्यों करना है, टू इजी करने के लिए और सेफ डिलीवरी, इजी और सेफ डिलीवरी ऑफ फीटस। समझ आ रहा है बच्चे, बहुत बढ़िया। क्योंकि 5 कार्डिनल साइन, क्राउनिंग इज सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। कार्डिनल साइन नहीं होता डेविल गेमर, याद रखना, क्राउनिंग इज नॉट द कार्डिनल साइन। अगर किसी टीचर ने ऐसा बोला है तो उस टीचर को अभी बहुत दिनों तक अपडेट रहना पड़ेगा। समझ आ रही बच्चे। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि मैं आपको जो बता रहा हूं एपिजियोटोमी का मेन पर्पस करने का क्या है, टू वाइड एंड लार्ज इंट्रोइटस, जिससे कि बच्चे की इजी और सेफ डिलीवरी हो सके, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आया आपको, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है सर इसका, टू मिनिमाइज ओवर स्ट्रेचिंग एंड रप्चर ऑफ पेरिनियल मसल एंड फेसिया। तो पेरिनियल मसल्स की जो इंजरी है और ओवर स्ट्रेचिंग है उसको मिनिमाइज करता है। तो याद रखना, मिनिमाइज क्या बच्चे, स्ट्रेचिंग, टू मिनिमाइज स्ट्रेचिंग एंड चांस ऑफ रप्चर, एंड चांस ऑफ रप्चर। बेटा चांस ऑफ रप्चर किसका, पेरिनियल मसल का, पेरिनियल मसल्स का चांस ऑफ रप्चर को कम करना और ओवर स्ट्रेचिंग को कम करना, ये यानी किसका पर्पस है, किसका ऑब्जेक्टिव है, एपिजियोटोमी का है। ठीक है बच्चे। और एक और इसका मेन पर्पस है टू मिनिमाइज स्ट्रेन। आपको पता है कि रास्ता चौड़ा होगा तो फीटल के हेड पर प्रेशर कम होगा, और फीटल के हेड पर प्रेशर कम होगा तो फीटस को अलग अलग समस्याएं, डिस्ट्रेस कम होगा। समझ आ रहा है बच्चे। तो याद बच्चे को इंजरी होने के चांस भी कम हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो टू मिनिमाइज, आपको एक काम और करना है, टू मिनिमाइज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टू मिनिमाइज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन फीटल हेड।
फीटल हेड पर आपको मिनिमाइज करना है स्ट्रेस और स्ट्रेन को, जिससे कि बेबी को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सर। बिफोर आफ्टर क्राउनिंग, लंकापति रावण बिफोर क्राउनिंग नहीं करते हैं, आफ्टर क्राउनिंग करते हैं। ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी बोली थी, फिर बोल रहा हूं, ऑलवेज एपिजियोटॉमी डन आफ्टर द क्राउनिंग। ठीक है बच्चे, चलो जो जिसको लग रहा है बिफोर कर लेना वो बिफोर कर लेना, और 1 नंबर का माइनस लेके घर बैठना। फिर लगाना क्या, फिर लगाना ऑब्जेक्शन के सर इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, जो कह रहा हूं सुन लो। एपिजियोटॉमी हमेशा क्राउनिंग की बात करते हैं, क्राउनिंग होने के बाद एपिजियोटॉमी की जाती है। एपिजियोटॉमी करके क्राउनिंग कराओगे क्या? नहीं ना, समझ आए बच्चे? चलो कोई बात नहीं, समझ आ रहा है। तो ये सब क्या थे, ये सब फायदे थे, ऑब्जेक्टिव थे, पर्पस थे, क्या कराने के? आंसर है क्या कराने के बेटा? एपिजियोटॉमी करने के। अब बात है किन कंडीशन के अंदर एपिजियोटॉमी करते हैं, तो इंडिकेशन पूछेगा अब आपसे। तो इंडिकेशन कौन कौन से एपिजियोटॉमी करने के? तो एपिजियोटॉमी करने का पहला इंडिकेशन ये है कि आप क्यों करना चाहते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पेरिनियल टीयर हो, तो मैं एंटीसिपेटिंग कर रहा हूं कि मुझे पता है कि इस केस में पेरिनियल टीयर होने वाला है, तो उस केस में मैं पहले क्या कर देता हूं, एपिजियोटॉमी। तो आपको कैसे पता चला कि पेरिनियल टीयर होगा? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें पेरिनियल टीयर ज्यादा होता है। आपने कहा अच्छा एंटीसिपेटिंग किया आपने, मैंने एंटीसिपेटिंग किया किसका? ऑफ पेरिनियल टीयर। जो पेरिनियल टीयर होते हैं उसका मैंने क्या किया? एंटीसिपेट। अब मुझे बता दीजिए कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जिनमें आपको ऐसा लग रहा है कि पेरिनियल टीयर हो सकता है। मैक्रोसोमिया, अगर बच्चे का साइज बहुत बड़ा है तो बच्चा जब छोटे बर्थ कैनाल से गुजरेगा तो इंजरी करेगा, लेसरेशन करेगा। बात समझ में आ रही है? उसको पहले एक बार हो चुके हैं पेरिनियल टीयर, हाँ या ना? तो ओल्ड पेरिनियल स्कार, ओल्ड पेरिनियल स्कार अगर किसी को हो चुके हैं तो उसको दोबारा एपिजियोटॉमी करनी पड़ेगी, हाँ या ना? और तीसरा है रिजिड, रिजिड यानी उस महिला का जो पेरिनियम है वो इलास्टिक नहीं है, स्ट्रेचेबल नहीं है, रिजिड है। तो अगर किसी महिला का पेरिनियम रिजिड होता है, अगर किसी महिला का पेरिनियम कैसा होता है? रिजिड होता है, तो उस महिला के अंदर एपिजियोटॉमी की जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये इंडिकेशन है किसके? एंटीसिपेटिंग की आपने के होने वाले हैं पेरिनियल टीयर, इसीलिए मैंने क्या किया बच्चे? एपिजियोटॉमी। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा एपिजियोटॉमी हमने क्यों किया। ठीक है, अगला है मैनिपुलेटिव डिलीवरी। पहला मैंने क्या बताया? एंटीसिपेटिंग। एंटीसिपेटिंग के बाद सेकंड में बता रहा हूं मैनिपुलेटिव डिलीवरी। अगर मुझे डिलीवरी को मैनिपुलेट करना पड़े, इसका मतलब समझ रहे हो, फोर्सेप वगैरह का यूज मुझे करना पड़े, तो मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए। अब मैं छोटी सी जो वेजाइना इंट्रोइटस है उसमें फीटल हेड भी है, और अगर मैं उसमें फोर्सेप अप्लाई करूंगा तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मुझे स्पेस चाहिए फोर्सेप को यूज करने के लिए। और कौन बनाएगा स्पेस? स्पेस बनाएगी कौन सी? एपिजियोटॉमी। और एपिजियोटॉमी से जो स्पेस बनेगा उसकी मदद से मैं फोर्सेप अप्लाई करके बेबी को डिलीवर कराऊंगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो सेकंड क्या है? मैनिपुलेटिव डिलीवरी आपको कभी भी करनी हो, अगर मैनिपुलेटिव डिलीवरी, तो मैनिपुलेटिव डिलीवरी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? एपिजियोटॉमी करना पड़ेगा। एग्जांपल कोई पूछे कि क्या है एपिजियोटॉमी, एक आंसर है फॉरसेप डिलीवरी मुझे जब करनी होती है तो मुझे एपिजियोटॉमी करनी चाहिए। आपने कहा इससे क्या होगा? टू इंक्रीज स्पेस, टू इंक्रीज स्पेस फॉर प्रोसीजर। मैं कोई प्रोसीजर कर सकूं उस बच्चे के साथ ड्यूरिंग लेबर, इसलिए मुझे स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए, और स्पेस कौन प्रोवाइड करेगा? एपिजियोटॉमी, इसलिए मैं एपिजियोटॉमी करूंगा अगर मैनिपुलेटिव डिलीवरी करनी है तो। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा बच्चे। हरे कृष्णा, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, आज भाई से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है बच्चे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज। ठीक है बच्चे, फोर्स इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, ओल्ड पेनलेस कार, बहुत अच्छे। तो ये सारी चीजें जो बेटा हैं वो स्पेस बढ़ जाएगा, बहुत अच्छे। तो हम जो चीजें पढ़ रहे हैं आपको मैं बताऊं, तो ये सारी चीजें जो बेटा हैं वो स्पेस बढ़ जाएगा, बहुत अच्छे। तो हम जो चीजें पढ़ रहे हैं आपको मैं बता रहा हूं कि एपिजियोटॉमी मुझे किन किन कंडीशन में करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है ना बच्चे? अगला है और किस कंडीशन में एपिजियोटॉमी की जरूरत पड़ सकती है? टू कट शॉर्ट। देखो स्टेज सेकंड थोड़ी बड़ी हो रही है, मुझे छोटी करनी है, स्टेज सेकंड बड़ी होती है तो माँ को प्रॉब्लम होती है। अगर माँ को कोई प्रॉब्लम है, अगर फीटस को कोई प्रॉब्लम है, तो फिर मैं सेकंड स्टेज को छोटा करना चाहता हूं, और सेकंड स्टेज छोटी हो जाएगी अगर मैं क्या कर दूंगा? एपिजियोटॉमी कर दूंगा। तो बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे सेकंड स्टेज का ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा तो फिर मुझे एपिजियोटॉमी करनी पड़ेगी। जो ड्यूरेशन 2 घंटे का, 1 घंटे 5 जो भी है वो ड्यूरेशन मैं कम कर दूंगा, तो बच्चे उससे क्या होगा? उससे वो बच्चा जल्दी डिलीवर हो जाएगा और जो डिस्ट्रेसफुल कंडीशन है वो नहीं आएगी। तो एक इसका पर्पज है टू कट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ, टू कट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अगर मैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन कम करना चाहता हूं तो मुझे बहुत बेटर ऑप्शन है कि आई विल गो विद एपिजियोटॉमी। मैं एपिजियोटॉमी कर दूं तो मुझे इसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। आपने कहा क्यों कम कर रहे हो, क्या रीजन है कम करने के पीछे? तो बेटा इसे कम करने के पीछे का रीजन है एक्लेम्सिया। अगर माता जी को एक्लेम्सिया है और बीच में रुक रुक कर कन्वर्जन आ रहे हैं तो इतना लंबा स्टेज वो मां सहन नहीं कर पाएगी। तो एक्लेम्सिया में कन्वर्जन कई बार बहुत नुकसान भी करते हैं। तो अगर वो कन्वर्जन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि सेकंड स्टेज जल्दी खत्म हो जाए, बच्चा जल्दी बाहर आ जाए। समझ आ रहा है? तो एक तो क्या हुआ बच्चे? एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया के बाद अगर पोस्ट मैच्योरिटी है, ऑलरेडी भाई साहब बाहर आ ही नहीं रहे हैं, बोला कि मैं तो अंदर ही रहूंगा, और अंदर ही बैठे हुए हैं कौन? फीटस जी। वो निकल ही नहीं रहे, तो निकल नहीं रहे तो हमें निकालना पड़ेगा। हमने कहा कैसे निकालेंगे? मैंने कहा जल्दी काटो, फटाफट बाहर निकालो। तो अगर पोस्ट मैच्योरिटी तो भी मुझे एपिजियोटॉमी करनी चाहिए जिससे ड्यूरेशन कम हो जाए किसका? सेकंड स्टेज का। अगर माँ को कोई हार्ट डिजीज है, इफ मदर हैज हार्ट डिजीज, अगर माँ को कोई हार्ट डिजीज है तो भी मैं इस केस में क्या करूंगा बच्चे? आंसर है एपिजियोटॉमी, जिससे सेकंड स्टेज का ड्यूरेशन कम हो जाए। गुरुजी को शरण प्रणाम, थैंक्स बच्चे, फटाफट कनेक्ट हो जाओ। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। चलो
क्या समझ में आई बच्चे? तो ये याद रखना, मैंने आपसे जो कहा कि कौन सा करते हैं, तीसरा मैंने बताया क्यों करते हैं हम लोग, टू सेकंड स्टेज का ड्यूरेशन कम करने के लिए। और बताओ और क्यों करेंगे? कुछ फीटल कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें मुझे क्या करना पड़ता है, आंसर है एपिजियोटोमी, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा टाइम ना लगे, हाँ या ना? कौन कौन सी कंडीशन है? वैसे तो कंडीशन फीटल डिस्ट्रेस है, फीटल डिस्ट्रेस अगर ज्यादा होता है तो मैं सिजेरियन सेक्शन के साथ जाता हूं, पर अगर लेबर स्टार्ट हो चुकी है तो फिर मैं एपिजियोटोमी कर देता हूं, ठीक है? अगर बच्चा प्री मैच्योर है, अगर प्री मैच्योर बेबी है, समझ आया? अगर प्री मैच्योर बेबी है तो इसमें क्या होगा, आपको अच्छे से पता है कि प्री मैच्योर बच्चे की जो वेसल्स हैं उनकी फ्रेजिलिटी ज्यादा होती है। याद रखिएगा इस सेंटेंस को, प्री मैच्योर बच्चे में हेमरेज के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी जो वेसल्स हैं उनकी फ्रेजिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो जल्दी रप्चर हो जाती हैं। तो अगर मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत देर तक प्रेशर उस पर पड़ा रहे फीटल के हेड पे, तो मैं चाहता हूं कि एपिजियोटोमी जल्दी कर दी जाए जिससे कि बेबी फटाफट बाहर आ जाए, क्योंकि प्री मैच्योर बच्चे के हेमरेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। समझ आ रहा है बच्चे? या फिर ब्रीच डिलीवरी है, या फिर ब्रीच प्रेगनेंसी है। अगर सपोज करो डिलीवरी बीच है और मैं जानता हूं कि ब्रीच के अंदर बटक्स पहले बाहर आते हैं और बटक्स का जो बाहर आना है वो उसे ओवर स्ट्रेच कर रहा है, किसको? वेजाइना इंट्राइटस को, तो फिर मैं एपिजियोटोमी करके उस कंडीशन को जल्दी रिवाइव कर लेता हूं। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन मैंने बताई है आपको बच्चे जिनमें आप एपिजियोटोमी कर सकते हो और आपको करनी चाहिए। एपिजियोटोमी क्या होती है मैंने बता दिया, एपिजियोटोमी के पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, क्यों करते हैं एपिजियोटोमी हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चे? अब बात करते हैं कब नहीं करते हैं एपिजियोटोमी, यानी किस कंडीशन के अंदर मैं एपिजियोटोमी नहीं करूंगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एपिजियोटोमी। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम नहीं करते हैं? ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी एपिजियोटोमी करते हैं बच्चे, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। राधा सही बोल रही है, राधा क्या बोल रही है? राधा ही जानती है, राधे क्या बोल रही है बच्चे? चलो, तो ये समझ में आया बच्चे? तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन सी कंडीशन जिसके अंदर हम क्या नहीं करेंगे, एपिजियोटोमी नहीं करेंगे। अगर मां को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, ऑलरेडी इन्फ्लामेशन हो रहा है बाउल में, तो हम एपिजियोटोमी नहीं करते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अगर मां को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है तो हम नहीं करते हैं। अगर मां को कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, आप काट तो दोगे, अगर ब्लीडिंग बंद नहीं हुई तो समस्या ज्यादा हो जाएगी, इसलिए कम से कम काटा पेटी पे भरोसा करो, इसलिए आपको ज्यादा नहीं काटना है, ठीक है बच्चे? ऑलरेडी उस मां को कोई सीवियर पेरिनियल मालफॉर्मेशन है, ऑलरेडी पहले से ही उस माता जी को पेरिनियल मालफॉर्मेशन है, सीवियर पेरिनियल मालफॉर्मेशन, समझ आ रहा है ना बच्चे? तो सीवियर पेरिनियल मालफॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो हम इन कंडीशंस के अंदर उसे क्या नहीं करते, एपिजियोटोमी नहीं करते हैं। समझ आ रहा है बच्चे? अब बच्चे बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एपिजियोटोमी कब करते हैं, तो बच्चे टाइमिंग ऑफ एपिजियोटोमी का भी ख्याल रखिएगा। मैंने आपसे कहा ना, आज आप बहुत कुछ पढ़ोगे, आज आप एपिजियोटोमी पढ़ोगे, टीयर्स पढ़ोगे, लोकिया पढ़ोगे, पोस्टपार्टम केयर पढ़ोगे, सब कुछ आपको पढ़ना है। तो क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खूब सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो आपको पता होने भी चाहिए। तो आपने कहा टाइमिंग के बारे में बता दीजिए, तो टाइमिंग क्या है कि एपिजियोटोमी कब करते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे? एपिजियोटोमी तब करते हैं जब पेरिनियल का बल्जिंग हो जाए, पेरिनियल का बल्जिंग हो जाए और मुझे फीटल का हेड 3 से 4 सेंटीमीटर दिखने लगे। समझ आ रहा है ना बच्चे? तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि एपिजियोटोमी कब करते हैं, जब मुझे पेरिनियल की बल्जिंग होने लगे, पेरिनियल बल्ज हो जाए और 3 से 4 सेंटीमीटर फीटल हेड विजिबल हो जाए, तब मैं क्या करूंगा, एपिजियोटोमी। तो टाइमिंग है एट बल्जिंग ऑफ पेरिनियल एरिया, पेरिनियल एरिया की बल्जिंग हो जाए। समझ आ रहा है ना बेटा? सर को सीवियर पेरिनियल मालफॉर्मेशन है तो सर टीयर को वैसे ही होगा ना सर, तो सीवियर पेरिनियल मालफॉर्मेशन है तो टीयर होगा, तुम मत करो ना उस चीज को। सीवियर पेरिनियल मालफॉर्मेशन का मतलब ये किसने कहा कि रिजिड है, और क्यों होगा भैया टीयर? पारिस एंड हंसू वाली, बेटा टीयर क्यों होगा? माल फॉर्मेशन का है, मैंने थोड़ी कहा रिजिड है वो। माल फॉर्मेशन यहाँ सपोज करो वहां कोई पहले से कोई प्रॉब्लम है, कोई जरूरी नहीं कि मैं रिजिड उस बात को रिजिड बोल रहा हूँ। विद साइट एपी, बेटा साइट बताएंगे धीरज मीना, सब बताएंगे, ठीक है? अभी देखते जाओ। तो बल्जिंग ऑफ पेरिनियल एरिया, तो पेरिनियल एरिया की बल्जिंग हो जाए एंड फीटल का जो स्कल है वो 3 to 4 सेंटीमीटर विजिबल, और वो मुझे 3 से 4 सेंटीमीटर विजिबल हो जाए, तब हम करेंगे क्या, आंसर है एपिजियोटोमी। तो एपिजियोटोमी करने का सही समय क्या है, बल्जिंग ऑफ पेरिनियल एरिया एंड 3 to 4 सेंटीमीटर अपीयरिंग ऑफ फीटल स्कल, हम क्या करेंगे, एपिजियोटोमी। बात समझ आई बच्चे? अब बात करते हैं कि एपिजियोटोमी अगर आपने जल्दी कर दी तो, बेटा अगर आपने जल्दी कर दी ना, अर्ली, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर है ना क्राउनिंग से पहले कर दो, अगर आपने जल्दी कर दी, इट फेल टू रिलीज प्रेजेंटिंग पार्ट, फिर ये प्रेजेंटिंग पार्ट को रिलीज नहीं करेगा। समझ आ रहा है? अगर आपने पहले ही कर दिया तो फिर उसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का उतना असर नहीं आएगा। इसका मतलब अगर आपने जल्दी कर दिया तो फिर क्या हो गया, फेल टू रिलीज प्रेजेंटिंग पार्ट, वो प्रेजेंटिंग पार्ट को रिलीज नहीं करेगा। अगर आपने जल्दी कर दी एपिजियोटोमी तो फेल टू रिलीजिंग ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, और अगर आपने लेट की है, दोनों में समस्या है, लेट भी नहीं करनी, जल्दी भी नहीं करनी है। अगर आपने लेट की है तो अब करने का क्या फायदा, अब तो हो चुका लेसरेशन। अगर आप लेट एपिजियोटोमी करते हो तो लेसरेशन के चांस होते हैं, और आप जल्दी कर देते हो तो वो लेबर प्रेजेंटिंग पार्ट को रिलीज नहीं करती है। तो आपको कब करनी है वो याद रखिएगा, बल्जिंग हो जाए और 3 से 4 सेंटीमीटर हेड दिखने लगे, तभी आप करोगे, ना पहले करोगे ना बाद में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सार्गिल हुसैन, एकदम सही कहा बेटा। समझ आ रही चीजें? बहुत अच्छे, आगे चलें, गुड। अब बात करते हैं बच्चों की डिमांड, बच्चे कह रहे हैं कि सर कौन कौन से टाइप की होती है क्या एपिजियोटोमी, तो एटलीस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एपिजियोटोमी। समझ आ रहा है बच्चे? तो बहुत सी चीजें आपको जाननी भी हैं और मैं आपको बता भी देता हूं कि क्या समस्या है। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है मीडियो लेटरल
एपिजियोटोमी। कौन सा है? मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी। समझ आ रहा बच्चे? अब मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी कैसे करते हैं? मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी इज मेड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ध्यान सुनना, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ। देखो बच्चे, इसे देखिए, बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा, आप इसको एक बार देख लीजिए। सबको डायग्राम दिख रहा है? ओके, ये वाला एरिया एनस है, तो ये वाला एरिया पेरिनियल एरिया है। ठीक है बेटा, ये वाला एरिया क्या है? पेरिनियल, और ये वाला एरिया है एनस। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। तो मैं इसको डाउनवर्ड, यहां नहीं, आप समझो, मैं डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, मैं थोड़ा किनारे से काटना शुरू करूंगा इस एरिया में। तो ये जो मैं काट रहा हूं ना बच्चे, दैट इज मीडियो लेटरल। ये कौन सी हो गई? मीडियो लेटरल। मीडियो लेटरल में आप इसे किधर काटते हो? डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ऐसा नहीं, नीचे की तरफ तो है पर आउटवर्ड है। आउट, अगर खाली नीचे की तरफ काटना होता तो डाउनवर्ड कर देता। मैंने क्या बोला? डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ तो है पर बाहर की तरफ है। समझ आ रहा है ना बेटा? डायरेक्शन क्या है आपको पता होना चाहिए। इंसिजन की डायरेक्शन क्या होती है? इंसिजन इसमें कैसे करते हैं? डाउनवर्ड, यानी ऑब्वियस ही बात है, अपवर्ड तो होने जरा, क्या काटने वाले हो? अपवर्ड करके काटोगे, ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर तो इंट्राइट चौड़ा हो चुका है, तो ऊपर क्या काटोगे? ऊपर तो कुछ नहीं कटेगा, जो काटना है नीचे कटेगा। समझ में आ रहा है? और नीचे कटेगा तो ये तो कंफर्म है कि डाउनवर्ड तो मुझे लिखना ही था। मेन इंपोर्टेंट आउटवर्ड, बाहर की तरफ। आउटवर्ड का मतलब है कि आप सीधा यूं मत काट देना, आप थोड़ा साइड से ऐसे उठा के काटना। समझ में आ रहा है? और आप साउथ से उठा के काटोगे बच्चे, समझ में आ रहा है ना? तो अगर साइड से उठा के काटोगे तो फिर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप इसे किधर भी काटो, आप इसे इधर काटो या आप इसे इधर काटो, दोनों ही मीडियो लेटरल है। लेटरल दो होते हैं, लेफ्ट और राइट। समझ आ रहा है? और इसे कितना काटते हैं? लगभग 2.5 सेंटीमीटर काटते हैं। कितना काटते हैं? लगभग 2.5 सेंटीमीटर काटते हैं, हाँ या ना? तो ये क्या है, एक बात आप समझो, ये मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी है। सबसे ज्यादा यही एपिजियोटोमी काम में आती है। ठीक है बेटा, मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी कौन सी है? आंसर है मीडियो लेटरल। फिर भी इसमें एक बात याद रखिएगा, ये थोड़ी मुश्किल भी है। क्या? इसको रिपेयर करना मुश्किल होता है, इसमें ब्लड लॉस ज्यादा होता है, पर फिर भी इसको मोस्ट कॉमन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें टीयर बनने के चांस सबसे कम होते हैं। इसमें टीयर बनने के चांस सबसे कम होते हैं, इसलिए ये मोस्ट कॉमन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इसके भी साइड इफेक्ट हैं। आपने कहा कौन कौन से इसके साइड इफेक्ट हैं बच्चे? किसके? मीडियो लेटरल के। मीडियो लेटरल से इसको मोर डिफिकल्ट, इसको सिंस मोर डिफिकल्ट टू रिपेयर, इसको रिपेयर करना मुश्किल होता है, एंड मोर ब्लड लॉस, और इसको में ब्लड लॉस भी ज्यादा होता है, बट लेस चांस ऑफ टीयर। इसमें टीयर बनने के चांस सबसे कम होते हैं, इसलिए ये मोस्ट कॉमन है। गुड इवनिंग बच्चे, समझ आ रहा है बच्चे? राइट लेफ्ट में कौन सी बेस्ट रहेगी? जो जिसको हाथ तेरा हाथ, अगर तू राइट हैंडर है तो लेफ्ट, और अगर तू बलवीर लेफ्ट हैंडर है तो राइट। देख लेना कौन से हाथ से काट रहा है बलवीर। इतना गहन नॉलेज चाहिए बलवीर को। बलवीर को ये बताओ कि सर काट के दे रहे हो, लेफ्ट या राइट? बहुत अच्छे। तो बेटा इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो काटने वाला है उसका हाथ डोमिनेंट कौन सा है, वही कटेगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। तो आपने कहा लेस चांस है टीयर बनने के, इसलिए इसको हमने क्या बोला है? मोस्ट कॉमन बोला है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। कल एग्जाम है, वो बहुत बढ़िया। कल एग्जाम के लिए मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है आधे लोग रास्ते में, आधे लोग घर पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं है। क्लास देखो बच्चे, सब लोग ट्रेन में बैठ के देखो या बस में बैठ के देखो, क्लास देखो। WCL का एग्जाम है ना शायद, WCL का एग्जाम है, कोई बात नहीं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करके आओ और ट्राई टू मैक्सिमम अटेम्प्ट, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना अटेम्प्ट करने की। तुम जीनो में क्या हो, तुम्हें सब कुछ आता है। तुमसे ज्यादा किसको आता है बे? तुमसे ज्यादा तो बाकी कोचिंग के मास्टरों को नहीं आता। जितना तुम्हें आता है ना, उतना तो बाकी जहाँ पढ़ा रहे हो तो मास्टरों को भी नहीं आता है। तो तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें हर चीज आती है, तुम बस एग्जाम लिखो, ये सोच के। समझ आए बच्चे? ओके, तो क्या आपको समझ में आया बेटा कौन सा? दैट इज विच वन? मीडियो लेटरल। तो मीडियो लेटरल में हमने जो इंसिजन बनाया है वो कहां बनाया था? डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। WCL, बहुत अच्छे। मेवा एंड श्याम गजक, बहुत अच्छे। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और फिर तो और क्या चाहिए? ओके बच्चे, वे में कहा गॉड ब्लेस यू ईच एंड एवरीवन बच्चे। सेकंड हम पढ़ रहे हैं बेटा, सेकंड में पढ़ा रहा हूं मीडियल और मिड लाइन। तो मीडियन और मिड लाइन, मीडियन और मिड लाइन में क्या होता है बच्चे? जो इंसिजन है वो आपने कहां से शुरू किया है? सेंटर ऑफ द फॉर्चिट। जो वेजाइना की फॉर्चिट होती है उससे आपने सेंटर से स्टार्ट किया है, एंड एक्सटेंडेड पोस्टीरियरली थ्रू द अलोंग द मिड लाइन, और फिर आपने मिड लाइन के सारे काटा है। तो बच्चे मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो ग्रीन है ना, दिस वन इज मिड लाइन। दिस वन एपिजियोटोमी जो आप ऐसे काट रहे हो, कहां से काट रहे हो बेटा? आप सेंटर ऑफ फॉर्चिट से काट रहे हो और डाउनवर्ड आ रहे हो 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार का अगर आपने इंसिजन लगाया है तो बेटा वो क्या कहलाएगा? मिड लाइन। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मिड लाइन। कितना काटा है? काटते समय 2.5 सेंटीमीटर ही है। समझ आया? तो बात है कि इसका फायदा क्या है? इसमें लेस चांस है क्या होने का? ब्लड लॉस। इसमें लेस ब्लड लॉस, इसमें ब्लड लॉस कम होता है। किसके अंदर? मीडियन के अंदर। ये लेस पेनफुल होती है, लेस पेनफुल होती है, और इसमें डिस्पेनोरिया भी कम होता है। समझ आ रहा है ना बच्चे जो मैं कह रहा हूं? तो इसके अंदर डिस्पेरेनिया, समझते हो? डिस्पेरेनिया, डिस्पेरेनिया, डिस्पेरेनिया क्या होता है? पेनफुल इंटरकोर्स होता है, यानी उस समय भी इसके अंदर डिस्पेरेनिया होने के चांस कम होते हैं। तो दोबारा सुन लो, एपिजियोटोमी है तो बड़ी कमाल की है, इसमें सब कुछ ही कम हो रहा है, ब्लड लॉस भी कम हो रहा है, पेन भी कम है, और डिस्पेरेनिया होने के चांस भी कम है।
फिर ये मोस्ट कॉमन क्यों नहीं है? ये मोस्ट कॉमन इसलिए नहीं है कि उसमें हाईएस्ट चांस ऑफ टीयर्स होते हैं। याद रखना, इसके अंदर हाईएस्ट चांस होता है क्या होने का? टीयर होने का, इसलिए इसको अच्छा नहीं मानते। साइड इफेक्ट इसके बेशक कम है, कॉम्प्लिकेशन इसका खतरनाक है। समझ आया बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, बहुत अच्छे। तो सब सर एनल तक चल जा सकते हैं, एनल तक जा सकते हैं? नहीं नहीं, जाते 2.5 ही है। तू जाने को तो वहां निकल जा, हाथरस काटता काटता, उसका कोई इंतजाम नहीं है। जाते 2.5 है, और काट कहां तक सकते हैं? जहां तक तेरी इच्छा है, पर काटना चाहिए 2.5। समझ आई मेरी बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, क्योंकि इसमें हाईएस्ट चांस है टीयर के। और हाँ बच्चे बहुत बढ़िया, और इसमें नर्व डैमेज होने के चांस भी है। ये भी एकदम सही कहा बेटा, नर्व डैमेज होने के चांस भी होते हैं, इसलिए इसको अच्छा नहीं मानते हैं, हाँ या ना? जबकि मीडियोलेटरल में साइड इफेक्ट ज्यादा थे, मीडियोलेटरल में साइड इफेक्ट ज्यादा थे, और फिर उसमें हमने उसी को मोस्ट कॉमन माना, क्योंकि उसमें क्या है बेटा, चांस ऑफ टीयर्स कम थे और नर्व इंजरी के चांस भी कम थे। समझ रहे हो ना? तो ठीक है, तो बेटा कितने हो गए? 2 हो चुके हैं। आपको कहूं मैं कैसा होता है? ऐसा होता है, ये मिड लाइन। हाँ, कौन कह रहा था एनएस तक काट दें? एनएस ऊपर है, और देख मैंने कहां तक काटा है। समझ में आ रहा है ना? एक बार डायग्राम को ढंग से देख, मैंने एनएस तक नहीं काटा है। एनएस तक वो काटते हैं जिन्हें काटना बहुत ज्यादा होता है, और हम बहुत कम काटते हैं, उतना ही काटते हैं जितना जरूरत होती है। तो हमने कितना काटा है? 2.5 सेंटीमीटर। पोडेंटल नर्व बच्चे बताया था बच्चे ने भी, पोडेंटल नर्व। समझ आया बच्चे? तो हमने एनएस तक इसे नहीं काटा है, हमने ऊपर छोड़ दिया काटना है इसका। जूम करो सर, जूम दिख तो रहा है, और क्या जूम करेगा? इसमें अंदर जाके देखेगा, फिर तेरी डिलीवरी करानी पड़ेगी बाहर। चलो कितने हो चुके हैं बच्चे? 2 हो चुके हैं। कौन कौन से? मीडियोलेटरल और मिड लाइन। क्लियर? ओके। अगला कौन सा है? नंबर 3 है लेटरल। कौन सा है? लेटरल। अब लेटरल के अंदर क्या होता है? इसमें जो आपने इंसीजन लगाया है बच्चे, वो इंसीजन आप सेंटर से स्टार्ट करते हो। इंसीजन स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड लाइन। आप मिड लाइन से आप कितना? 1 से 3 सेंटीमीटर अवे काटते हो, एंड एक्सटेंडेड लेटरली, और वो किधर जाता है? लेटरली जाता है। समझ आया? एक बार मैं इसी में दिखाता हूं इसको वापस से आपको, इसी में डायग्राम में दिखा देते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। आपने कहा लेटरल, देखो मीडियो लेटरल में आपने सेंटर से नहीं काटा, ठीक है बच्चे? इसमें हम सेंटर से काटेंगे, पर काटेंगे ऐसे। ये जो आप काट रहे हो, ये वाला कट, ये वाला कट है बेटा लेटरल। ये वाला कट कौन सा है? लेटरल, जो इस सेंटर पॉइंट से मिड लाइन से 1 से 3 सेंटीमीटर अवे होता है। 1 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से 1 से 3 सेंटीमीटर दूर, बट वो होता कैसा है? लेटरल। कैसा होता है? लेटरल। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये आपको समझना चाहिए कि लेटरल हम ज्यादा यूज क्यों नहीं करते। लेटरल इसलिए यूज नहीं करते कि लेटरल करने से बार्थोलिन डक्ट के डैमेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसके अंदर हाई चांसेस ऑफ डैमेजिंग बार्थोलिन डक्ट के डैमेज होने के चांस, ये याद रखना। मैं सब में ये बता रहा हूं कि इसे क्यों नहीं करते हैं। मैंने तीनों में आपको ये बताया कि इसे क्यों नहीं किया जाता है। समझ आ रहा है ना आपको? तो तीनों क्यों करते हैं, आपको क्यों क्यों नहीं करते हैं, सबके मैंने कॉज बता दिए। तो इसका मैंने बता दिया कि बार्थोलिन डक्ट डैमेज हो जाएगी, इसलिए लेटर को ज्यादा यूज नहीं करते। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बेटा अगला हम जो देख रहे हैं वो कौन सा है? जे सेप। नंबर 4 पे है जे सेप। जो जे सेप होती है उसके अंदर एपिजियोटोमी के अंदर हम कट कैसे लगाते हैं वो चीज आप समझिए एक बार, ठीक है बच्चे? वैसे बहुत कॉमन आपने पढ़ा होगा ये 5 और 7 o'clock 5 और 7 o'clock इसे कहते हैं। समझा बच्चे? तो आपने कहा 5 और 7 कैसे बनेगा, एक बार वापस से देखिए। एक ही डायग्राम को बार बार समझाना पड़ रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, तो वो आप समझ लेना, ठीक है बच्चे? ओके। इसके अंदर आप क्या करते हो? जे सेप के अंदर इसके अंदर 1.5 सेंटीमीटर तो डाउनवर्ड कट करते हैं, और फिर 1 सेंटीमीटर इधर कट करते हैं। 1.5 और 1, या 1.5 और 1। समझ आ रहा है बच्चे? अगर आपने इधर काटा है तो ये कितना कहलाएगा? 5 o'clock। हाँ, हो सकती है नहीं होगी बेटा रियान, करानी पड़ेगी सेकंड में, ठीक है? और अगर आपने इधर काटा है तो इसे कहते हैं 7 o'clock। तो 1.5 सेंटीमीटर तो कैसे काटा आपने? डाउनवर्ड, अलॉन्ग विद मिड लाइन। 1.5 सेंटीमीटर तो आपने मिड लाइन की तरफ काट दिया, एंड 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिड लाइन, और फिर आपने अवे किया कितना? 1 सेंटीमीटर किधर से? मिड लाइन से। इस प्रकार का जो आप काट रहे हो उसे क्या कहते हैं? जे सेप। आपने इसे काटने का फायदा क्या है? टू अवॉइड इंजरी ऑफ, या अवॉइड इंजरी ऑफ विच वन? एनल स्पिंचर। आप एनल स्पिंचर की इंजरी को, अवॉइड इंजरी ऑफ एनल स्पिंचर, एनल स्पिंचर की इंजरी को अवॉइड करने के लिए हम इसे काम में लेते हैं।
समझ आ रहा है बच्चे? तो ये कौन सी है? जे शेप। तो मैंने टोटल कितनी बताई आपको? 4। और मोस्ट कॉमन कौन सी बताई है? मीडियोलेटरल। तो मैंने आपको बताया कौन कौन सी काम में ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, रानी खता ब्लॉक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता दो, किसके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे? ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग विच वन। अगला हमने कहा कितने हो गए बच्चे? पहला था मिड लाइन, मीडियोलेटरल, मिड लाइन, लेटरल और जे शेप। अब बात करते हैं आप इसे रिपेयर करोगे। ठीक है बच्चे, तो इसे रिपेयर कब करोगे, यानी इसे रिपेयर करने का टाइमिंग क्या होता है, यानी आपने इसे एपिजोटोमी की, बेबी डिलीवर्ड हुआ और बेबी डिलीवर के बाद आप इसे कब रिपेयर करोगे? ठीक है बच्चे, आंसर है सून आफ्टर, सून आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। सून आफ्टर एक्सपल्सन, बेबी के बाहर आते ही इसको रिपेयर मत कर देना, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन के आने के बाद इसे रिपेयर करते हैं। तो एपिजोटोमी सेकंड स्टेज में की जाती है और इसको बंद थर्ड स्टेज के बाद किया जाता है। समझ आया बच्चे? तो एपिजोटोमी सून आफ्टर कब करते हैं? एक्सपल्सन, एक्सपल्सन ऑफ, सर क्या बताया यार, कोई नींदों में भी पूछ ले तो बता दूंगा कसम से। थैंक्स बच्चे, अच्छी बात है। हाँ, तो बेटर यही है कि आप थोड़ा पढ़ाई वाले चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है बच्चे, कर्व सीजर मायो सीजर काम आती है, उसी में काम लेते हैं बेटा। ठीक है, सीधे सीजर से नहीं कटेगा, जब कटेगा ही कट तो आपको कट लेना पड़ेगा ना। एपिजोटोमी सीजर आती है इसके अलग से। तो सून आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के एक्सपल्सन के तुरंत बाद। समझ आ रहा है बच्चे? और प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन के एक्सपल्सन के बाद आप इसे रिपेयर करते हो। किसको? एपिजोटोमी को। आप इसे जल्दी रिपेयर मत करना। आप इसे और लेट रिपेयर क्यों नहीं कर रहे? जल्दी रिपेयर करने से क्या होगा? चांस ऑफ सेप्सिस कम हो जाएंगे, यानी अर्ली रिपेयर, अर्ली रिपेयर इज इक्वल टू मिनिमाइज, मिनिमाइज चांस ऑफ सेप्सिस, चांस ऑफ सेप्सिस। सेप्सिस के चांस कम हो जाते हैं बेटा। तो सेप्सिस के चांस कम होते हैं क्या होने से? यानी अर्ली रिपेयर करने से इन्फेक्शन या सेप्सिस के चांस कम होते हैं। कोशिश अब यह है कि क्या क्या रिपेयर किया जाएगा। एपिजियोटोमी में यूजुअली रिपेयर 3 लेयर, यूजुअली रिपेयर 3 लेयर्स, 3 लेयर को रिपेयर करते हैं। समझ आ रहा है ना बच्चे? एक है वेजाइनल म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। पहला है वेजाइनल म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, वेजाइनल म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा करते हैं। दूसरा है पेरिनियल मसल्स को करते हैं। किसे करते हैं? पेरिनियल मसल्स को रिपेयर करते हैं। समझ आ रही है? और अब करते हैं स्किन, जो बाहर की स्किन दे रखी है, स्किन एंड सब क्यूटेनियस फैट। यहां स्किन और सब क्यूटेनियस फैट को जब आप सूचर लगा रहे होते हो तो हो सकता है माता जी आपसे कहें कि 1-2 सूचर ज्यादा लगा देना। हो सकता है डिमांड है, माता जी नहीं कहें तो उनके हस्बैंड कह देंगे कि 2 सूचर और लगा दो एक्स्ट्रा। तो ऐसा नहीं है, आपको ऐसे डिमांड पे सूचर नहीं लगाने होते हैं। ठीक है बच्चे, सूचर उतनी लगाओ जितनी जरूरत हो। तो सब लोग अपनी अपनी फैंटेसी के लिए सूचर बढ़वा सकते हैं, पर तुम बढ़ाना मत। सूचर उतनी लगाना जितना जरूरी हो, क्योंकि ऐसी कंप्लेन आती है कि 1 सूचर और लगा दो। समस्या पहली बार थोड़ा सा गैप ज्यादा रह गया था, लूज था, तो बेटर है 1-2 सूचर और लग जाएंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम एक नर्स हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें उतना ही सूचर लगाने हैं जितना जरूरी है, एक्स्ट्रा नहीं लगाने। ठीक है, चलो महेश शुक्रवार। ठीक है बच्चे, ओके। चलो आगे चले बच्चे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब हमने रिपेयर कर दिया 3 को, क्या क्या? वेजाइनल म्यूकोसा रिपेयर किया, सब म्यूकोसा, ठीक है, और पेरिनियल मसल्स रिपेयर किया, और स्किन में एंड सबक्यूटेनियस को हमने क्या कर दिया? रिपेयर कर दिया। ठीक है, अब वहां पर मुझे साइन ऑफ इन्फेक्शन देखना है, मुझे साइन ऑफ इन्फेक्शन देखने हैं, तो मैं इंसिजन की साइड को जहां मैंने एपिजोटोमी की है वहां मैं रीडा स्केल काम में लूंगा। कौन सा? रीडा स्केल। स्केल का नाम क्या है? रीडा। पता ही होगा आपको, रीडा स्केल बहुत फेमस है, काफी कॉमन है, सबको पता होगा इसके बारे में। बहुत बढ़िया। हाँ, पूरा पैक भी नहीं करना है कि फिर बिल्कुल ही नहीं रहे। चलो अच्छी बात है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो रीडा में बेटा सबसे पहले क्या चेक करोगे आप? रेडनेस। क्या चेक करोगे? रेडनेस। देखो सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ई का मतलब आपको क्या चेक करनी है वहां पे? एडिमा चेक करना है, एकाइमोसिस चेक करना है, एकाइमोसिस चेक करना है। ये स्केल है जो हर इंसिजन साइट को चेक करने के लिए काम आता है, उसे रीडा स्केल कहते हैं। और रीडा स्केल में डी क्या होता है? डिस्चार्ज चेक करना है। क्या चेक करना है? डिस्चार्ज। और ए है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन यानी कैसा दिख रहा है वो घाव। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है किसी भी इंसिजन या किसी सूचर लगाने के बाद। ये बहुत जरूरी है कि रीडा स्केल देखा जाए टू चेक द साइन ऑफ इन्फेक्शन। आई होप आपको रीडा स्केल समझ में आया। आर रेडनेस है, ई एडिमा है, ई एकाइमोसिस है, और डिस्चार्ज है, और क्या है बच्चे? अप्रोक्सीमेशन होता है। आई होप रीडा स्केल समझ आया। बहुत बढ़िया, आदित्य को समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, हर बच्चे को आंसर आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, मतलब मेरी ऑडियंस है ना, पढ़ के तो आती है, एक बात तो है, आना भी चाहिए पढ़ के यार, कम से कम कुछ तो समझ में आएगा तुम लोगों को। ठीक है, अब ये कहते हैं कि सर क्या एपिजोटोमी के बाद सिट्ज बेत अलाउ है? क्या एपिजोटोमी के बाद सिट्ज बेत अलाउ है? सिट्ज बेत जानते हो ना, गर्म पानी में, गर्म पानी में उबला हुआ नहीं है बे, थोड़ा गुनगुना रखना, उबले पानी में डाल दो तो फिर वो सारा जल जाना है। तो एपिजोटोमी हील हो जाएगी, उसके बाद 4-5 महीने बाद वो हील होगा जो जला है।
तो गर्म पानी का मतलब मैं वो नहीं कह रहा खोलता खोलता हुआ बुलबुले निकलते हो, वो नहीं है। ल्यूक वार्म वाटर, उसमें जो तस्तरी होती है उसके अंदर बैठ जाते हैं, देखा होगा आपने, जो टब है उसके अंदर बैठ जाते हैं। तो क्या सीट्स बात अलाउ है एपिजोटॉमी के बाद? बताइए फटाफट, क्या सीट्स बात करेंगे? गर्म पानी वाली, गुनगुने पानी वाली करेंगे सीट्स बात? बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, सौरभ कह रहा है नो, बहुत बढ़िया। सीट्स बात बहुत अच्छे, आफ्टर 24 आवर्स, बिल्कुल बहुत अच्छे, यस सर करेंगे। एक कह रहा है बिल्कुल करेंगे। गुनगुना, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे जैसा गुनगुना। चलो अच्छा है, हाँ सेट्स बात देते हैं, सेट्स बात से कोई परहेज नहीं है। एपिजियोटॉमी के बाद सेट्स बात किया जाता है, ठीक है बच्चे। सेट्स बात अगर आपने एपिजियोटॉमी की है और एपिजियोटॉमी की है तो हो सकता है आपको डिस्पेरोनिया हो जाए, हो जाता है, क्योंकि कई समय तक वो हील होती है, बाहर से तो हील हो जाता है, अंदर से हील नहीं हो पाता है, तो कुछ पेनफुल होता है। जब इंटरकोर्स पेनफुल हो जाएगा तो पेनफुल इंटरकोर्स की कंप्लेंट बहुत आती है। हस्बैंड लौट के आता है, बोला क्या बवासीर कर दिए होगे तुम लोग, उसके बाद तो पेन ही पेन है। तो फिर उन्हें एडवाइस करना कि देखो इस पेन का इंतजाम है, आपको पेन ज्यादा हो रहा है तो आप एक कोई आर्टिफिशियल जेली वगैरह वो काम में ले लीजिए, लुब्रिकेंट काम में ले लीजिए, तो आप पर्सनल लुब्रिकेंट भी काम में ले सकते हो। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि डिस्पेरोनिया तो आप बंदी कर दोगे चीजें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनल लुब्रिकेंट काम में लीजिए आप, समझ आ रहा है? तो पर्सनल लुब्रिकेंट काम में लीजिए, बहुत बढ़िया। तो पर्सनल लुब्रिकेंट कौन सा आता है बेटा? पर्सनल लुब्रिकेंट कोई अलग अलग ब्रांड के आते हैं, आप केवी जेली यूज करेंगे तो पेनफुल जो इंटरकोर्स है वो कम होगा। तो पेनफुल इंटरकोर्स को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? केवी जेली। हम माता जी को एडवाइस करेंगे ये जेली ले जाइए, इसका यूज करना, तो फिर वो पेन कम होगा। ये लुब्रिकेंट काम करता है, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। एकाइमोसिस कहते हैं ऊजिंग ऑफ ब्लड, ऊजिंग ऑफ ब्लड का मतलब होता है एकाइमोसिस, समझ आ रहा है ना? ये कह रहा है कि सर जाइलोकेन लगाया था पता ही नहीं चला कुछ, तो जाइलोकेन लगाए थे तो फिर कर ही क्यों रहे हो? जिस काम के लिए कर रहे हो वो तो फील ही नहीं होना है, नहीं तो जिस काम के लिए कर रहे हो वो तो फील होगा नहीं, तो फायदा क्या है जाइलोकेन जेल लगाने का? तो आपको एनेस्थीसिया मत लगा देना इसको, एनेस्थीसिया लगाने से ऑर्गन जो है जहां सेक्सुअल प्लेजर के लिए आप इस काम कर रहे हो वही अचीव नहीं होगा, तो लुब्रिकेंट ही लगाना है। ऐसा नहीं कि पहले एपिडुरल, तुम तो पहले जनरल एनेस्थीसिया लगा दो, पूरा जनरल एनेस्थीसिया लगा के तब करो, तो वैसा नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चे। तो अब बात करते हैं कि सर मैं कैसे एपिजियोटॉमी की जरूरत को कम कर सकता हूं, यानी नीड ऑफ प्रिवेंट नीड ऑफ एपिजियोटॉमी। एपिजियोटॉमी की जरूरत को कैसे कम किया जा सकता है, किन किन उद्देश्य से हम इसे कम करते हैं? बहुत बढ़िया, समझ आ रहे हैं बच्चे? तो सबसे पहले आप इस एपिजियोटॉमी को कम करने की, सॉरी इसकी एपिजियोटॉमी जरूरत ही ना पड़े तो आप क्या क्या कर सकते हो? आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गुड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आप अच्छे से मां को हेल्दी डाइट दोगे तो उसके जो टिश्यू हैं वो ज्यादा इलास्टिक, ज्यादा सॉफ्ट होंगे, जिससे कि इंजरी के चांस कम हो जाएंगे। कीगल एक्सरसाइज भी एपिजियोटॉमी जो पेल्विक फ्लोर को, मसल्स को हेल्दी बनाती हैं, क्यों करते हैं पता है ना? टू मेक हेल्दी पेल्विक फ्लोर मसल्स, बेटा लिख लेना, समझाया? पेल्विक फ्लोर मसल्स को हेल्दी स्ट्रांग बनाने के लिए कीगल एक्सरसाइज का यूज किया जाता है। तो अगर माता जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कीगल एक्सरसाइज का यूज करेंगी तो फिर उसको क्या होगा बच्चे? एपिजियोटॉमी करने की जरूरत कम पड़ेगी। तो ये है बच्चे, सपोज कीगल एक्सरसाइज है, कई तरह की होती है कीगल एक्सरसाइज। तो कीगल एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं कि हम पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रांग बनाते हैं। देखो आंसर मत भूलना, वाई वी यूज कीगल एक्सरसाइज टू मेक स्ट्रांग मसल्स ऑफ जो पेल्विक फ्लोर है उसकी मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए हम कीगल एक्सरसाइज का यूज करते हैं। और एक हम कैसे बचा सकते हैं? कंट्रोल पुशिंग इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। आपको अननेसेसरी पुश नहीं करना है, आपको माताजी को बोलना है कि माताजी पुश तभी करना जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हो, रिलैक्सेशन के टाइम पे पुश मत करना, नहीं तो आपको फिर बाद में बच्चे को आपको निकालने के लिए एपिजियोटॉमी करनी पड़ेगी। तो ये आपको बोलना है माताजी को कि कंट्रोल्ड पुशिंग इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो ऐसे करोगे तो फिर ये एपिजियोटॉमी होने के चांस कम होंगे, ठीक है बच्चे। और क्या कर सकते हैं बच्चे? और हम कर सकते हैं पेरिनियल मसाज। अगर एंटीनेटल के टाइम पर ही पेरिनियल मसाज दी जाए तो फिर एपिजियोटॉमी करने की जरूरत कम पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें एपिजियोटॉमी करने की जरूरत कम पड़ती है। मेरा मेन पर्पज यही था एपिजियोटॉमी करने का कि टीयर्स ना हो, समझ आ रहा है बच्चे? अब बात करते हैं कि टीयर्स कौन कौन से होते हैं और कितने डिग्री के होते हैं, ठीक है बच्चे। तो टीयर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप, एक बच्चे ने कहा था टीयर्स के बारे में बता दो, तो मैं टीयर्स के बारे में बता रहा हूं और आप इसको ध्यान समझ लीजिएगा कि टीयर्स क्या होते हैं। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये सब बेटा, सर आपने इतना तो बेटा मैंने सब जगह जहां पढ़ाया है ना वहां मैंने मोर देन सफिशिएंट पढ़ाया है, ठीक है बेटा। और चीजें हमेशा जो आप पढ़ रहे हो ना वो चीजें आपको, सर इतना तो मैं कोचिंग में मुझे पढ़ाता ही नहीं चार्ट फैमिली, फिर वहां कैसे कराऊंगा?
बस बेटा जाट फैमिली, अब शांत हो जा, पढ़ाई कर ले, ठीक है। तो बेटा टीयर्स होते हैं 1 से लेकर 4 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट डिग्री। ऐसा आप लोगों को लगता है कि ऐप में मैंने इतना नहीं पढ़ा, इससे कई गुना ज्यादा पढ़ा है मैंने ऐप में। ऐप में मैंने आपको ये बताए थे कौन कौन से एनेस्थीसिया काम में लेते हैं एपिजियोटोमी के टाइम पर, मैंने ये बताए थे सूचर कौन से काम में लेते हैं, मैंने ये बताए थे सूचर डिजोल्व कितने में होते हैं, सब चीज़ मैंने ऐप पे बताई, यहाँ नहीं बताई है। समझ में आया? तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐप पे कम है, ऐप पे इससे कई गुना ज़्यादा है। यहाँ तो मैं शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि सीएचओ में कम आता है, नॉर्थ साइड का लेवल है वो ऐप पे है, समझ आ रहा है। तो इससे कई गुना ज़्यादा, कि मैं टीचर मुझे पता है, इससे कई गुना ज़्यादा आपको ऐप पे मिलेगा। पर मैं क्योंकि ऐप की ब्रांडिंग करने नहीं आया हूँ, मैं पढ़ाने आया हूँ, तो मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट डिग्री जो टीयर्स है वो फर्स्ट डिग्री होता है। और बेटा फर्स्ट डिग्री टीयर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट डिग्री टीयर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसके बारे में बात करते हैं बेटा। चलो कनिष्क बेटा, मोटिवेशन कनिष्क कोई नहीं। तो बेटा इन्वॉल्व क्या है फर्स्ट डिग्री टीयर्स में, क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक तो वेजाइनल म्यूकोसा, एक कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना वेजाइनल म्यूकोसा, एक तो ये इन्वॉल्व होता है टीयर में, ये लिख लेना, सीएचओ 2020 का क्वेश्चन आया था इसमें से, सीएचओ 2020 का क्वेश्चन आया था टीयर्स में से। तो वेजाइनल म्यूकोसा एंड कनेक्टिव टिश्यू, एंड कनेक्टिव टिश्यू के टीयर्स होते हैं किसमें, फर्स्ट डिग्री टीयर में, किस किस के, वेजाइनल म्यूकोसा और कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। सेकंड डिग्री टीयर्स में, सेकंड डिग्री टीयर में किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है बेटा, इसके अंदर वेजाइनल म्यूकोसा, इसके अंदर वेजाइनल म्यूकोसा, बेटा पढ़ाई कर लो अच्छे से, ठीक है। वेजाइनल म्यूकोसा, शर्मा जी तब आएंगे, अभी तो मैं ही हूं, और मैं हूं तो मैं सब हूं फिर, शर्मा जी समझ आया बेटा। चलो वेजाइनल म्यूकोसा प्लस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये तो पहले वाले में ही हो गए थे, कनेक्टिव टिश्यू प्लस इसके अंदर क्या आएगा, अंडरलाइंग मसल्स, अंडरलाइंग मसल्स, जो मसल्स उसके नीचे थी वो भी क्या हो जाएंगी, टीयर्स। तो यानी 3 चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं सेकंड डिग्री टीयर्स के अंदर, वेजाइनल म्यूकोसा, कनेक्टिव टिश्यू और अंडरलाइंग मसल्स, ये सारी कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है बेटा, ठीक है। अब है इसके बाद है थर्ड, थर्ड डिग्री टीयर्स, तीसरे डिग्री के टीयर्स में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, थर्ड डिग्री का टीयर जो है वो इन्वॉल्व करेगा, किस किस को इन्वॉल्व करेगा बेटा, वो इन्वॉल्व करेगा कंप्लीट ट्रांसैक्शन ऑफ एनल स्पिंचर। एनल स्पिंचर तक कौन सा टीयर पहुंचता है, ये था सीएचओ 2020, याद रखना उसने पूछा था कौन सा टीयर पहुंचेगा एनल स्पिंचर तक, तो आंसर है अप टू एनल स्पिंचर। एनल स्पिंचर तक पहुंचने वाला टीयर कौन सा है, आंसर है थर्ड डिग्री टीयर पहुंचेगा एनल स्पिंचर तक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा। तो थर्ड डिग्री पहुंचा कहां तक, एनल स्पिंचर तक। मीडिया वाले शर्मा जी, बेटा मैं शर्मा नहीं हूं, क्लियर है, ओके। अब है बेटा कौन सा, फोर्थ डिग्री, फोर्थ डिग्री मैं भारतीय हूं, इंडियन, परफेक्ट। तो ये क्या फोर्थ डिग्री में बेटा कहां तक इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व कहां तक होना है, आंसर है रेक्टल म्यूकोसा। रेक्टल म्यूकोसा तक कौन सा टीयर इन्वॉल्व होता है, आंसर है थर्ड, सॉरी फोर्थ, फोर्थ वाला कहां तक इन्वॉल्व करेगा, रेक्टल म्यूकोसा तक इन्वॉल्व करेगा। तो मैंने आपको 4 डिग्री बताई है, फर्स्ट डिग्री जिसमें वेजाइनल म्यूकोसा और कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, सेकंड डिग्री बताया जिसके अंदर वेजाइनल म्यूकोसा, कनेक्टिव टिश्यू एंड अंडरलाइंग मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, थर्ड डिग्री में एनल स्पिंचर इन्वॉल्व हो जाता है, और फोर्थ डिग्री में रेक्टल म्यूकोसा तक इन्वॉल्व हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे, इतना आ गया तो आपको। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि मैं क्या करूंगा रप्चर होने के बाद। मैं लगा हूं सब सेंटर पर, मुझे मानिए सीएचओ, ठीक है बच्चे। तो जैसे ही अगर सुपरफिशियल अल्सर आएगा, सुपरफिशियल अल्सर है, टीयर है, सॉरी नॉट अल्सर, सुपरफिशियल टीयर है, ठीक है बच्चे। तो अगर सुपरफिशियल टीयर है तो 2 कंडीशन होंगी, या तो ब्लीड या नॉट ब्लीड, या तो ब्लीड करेगा और या वो ब्लीड नहीं करेगा, टीएस मींस रप्चर, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। क्या हुआ दीपिका को बताओ जरा, कोई सीएचओ के लिए बता दो फिर, भाई बहुत बढ़िया, मैं वही तो कह रहा था, अच्छी बात है। तो ब्लीड और नॉट ब्लीड, अगर मैं कहूं अगर वो ब्लीड नहीं हो रहा है, अगर ब्लीड नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, एज ए सीएचओ आप उसे क्लीन करिए, क्लीन एरिया, उस एरिया को क्लीन कर दीजिए विद ए क्लीन पैड, और बोलिए कोई बात नहीं सब बढ़िया है, ठीक है बच्चे। और आप इसे कवर कर दीजिए, कवर विद क्लीन पैड के, हो जाएगा ठीक। पर अगर उसने क्या किया है, ब्लीड कर दिया है, तो अप्लाई प्रेशर, अप्लाई प्रेशर, क्यों प्रेशर, जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो, अप्लाई प्रेशर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उस पर प्रेशर लगाना है, समझ आ रहा है, टाइम कितना है 10 to 15 मिनट्स, आपको 10 से 15 मिनट के लिए क्या लगाना है, उस पर प्रेशर लगाना, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाए। अगर वो ब्लीड कर रहा है तो, नहीं कर रहा है तो क्लीन करो और कवर करो, मस्त रहो। ये तब है जब सुपरफिशियल है, फर्स्ट डिग्री है। पर अगर डीपर है, समझ आ रहा है, अगर डीपर टीयर है, डीपर टीयर्स का मतलब क्या है, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री कहलाते हैं डीपर टीयर्स। और अगर आपको ये ऐसा डीपर टीयर देखने को मिल गया है तो आप इसे विद इन 24 आवर्स, बहुत बढ़िया, फर्स्ट रेफरल यूनिट, विदा करिए इसको, फर्स्ट रेफरल यूनिट पर भेज दीजिए, क्योंकि इसका इलाज वही होगा, तुम्हारे बस का ना है,
आई होप आपको समझ में आई। और इसी एपिजियोटॉमी के साथ और टीएस के साथ मैंने खत्म किया है कौन सी स्टेज, सेकंड स्टेज। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ आ गया बेटा बहुत है, सर जो पढ़ा रहे हो पढ़ लो, बहुत बढ़िया। कविता सही कहा बेटा, ठीक है बच्चे। आपसे पूछा जाए एपिजियोटॉमी कौन से टीयर से बचाती है, एपिजियोटॉमी कौन से टीयर से बचाती है, आंसर है थर्ड एंड फोर्थ डिग्री टीयर से। और कोई कहे एपिजियोटॉमी कौन से टीयर्स के बराबर का है, तो सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री तक तो होता है, थर्ड और फोर्थ से बचाता है। कौन, एपिजियोटॉमी। एपिजियोटॉमी थर्ड एंड फोर्थ टीयर से बचाता है और खुद सेकंड टीयर जैसा होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और, जैसे कि मैंने आपको अनाउंस किया था, आप सब रेडी रहिएगा। 14 तारीख को पहला टेस्ट है आपका, 14 तारीख को पहला टेस्ट है, ऑनलाइन फ्री है। सब लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है सबके लिए जीनोमिक की तरफ से। जैसे कि मेरा वादा था और हम वादे पूरे निभा रहे हैं आपके साथ। टाइमिंग मैंने आपको पहले बता दिया था, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आप टेस्ट लिख सकते हो बीच में। और एक आदमी एक ही बार टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएगा, 2 बार अटेम्प्ट करेगा तो उसकी स्कोरिंग नहीं की जाएगी, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो आप एक बार ही टेस्ट को अटेम्प्ट करें जब भी टाइम मिल रहा है आपको। समझ आई मेरी बात। तो बच्चे आपको ये पता होगा कि ये जो टेस्ट है वो 14 दिसंबर का है। कब का है, 14 दिसंबर का, ठीक है बेटा, ओके। सबके लिए, सारे दुनिया के जितने लोग हैं इस टेस्ट को लिख सकते हैं, फ्री है सबके लिए, किसी से 1 रुपए भी चार्ज नहीं है। फ्री टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने का पर्पज ये था, आप अपनी तैयारियों को आजमा लें। क्लास नहीं हुई खत्म बेटा। और जैसे आपको पता है नया बैच शुरू होने वाला है, न्यू ऑफलाइन बैच, न्यू ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है। लॉग इन नहीं हो रहा बेटा, ठीक है सर, यूपी में भी क्लास स्टार्ट कर दो बेटा, अब इतना टाइम नहीं है बच्चे, ओके। बिल्कुल है 28 दिसंबर को सर, टेस्ट ऐप पर होगा, जीनोमिक ऐप पर होगा। कौन सी ऐप पर होगा, रश्मि जीनोमिक की ऐप को डाउनलोड करो। लव फ्रॉम जिप में, थैंक्स बेटा। स्टार्ट कब होती है, आंसर है विद डिलीवरी ऑफ फीटस, विद डिलीवरी ऑफ फीटस। ये थर्ड स्टेज की शुरुआत किससे होती है, बेबी की डिलीवरी के बाद, सॉरी फीटस की डिलीवरी के बाद से स्टार्ट होती है। और एंड किस पर होती है, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। जिन जिनका लॉगिन नहीं हो रहा है वो मुझे अपने मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेल कर दें, या मेरी जो इंस्टा आईडी है उस पर भेज दें। मेरी इंस्टा आईडी पर आप मुझे भेज दीजिए, जो भी आपके रजिस्टर्ड नंबर है मैं उनको चालू करवा दूंगा, जिनको लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो, मैं वो बात कर लूंगा आगे ऐप से, ठीक है बच्चे। पर अपना वही नंबर भेजना जिससे आपने ऐप को डाउनलोड करवाया, ठीक है बच्चे। और एंड कहां होगा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा पे एंड होगा, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट किससे हुआ, डिलीवरी ऑफ फीटस से, और एंड का हुआ एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा पर। बात यह किसका ड्यूरेशन कितना होता है, किसका ड्यूरेशन बेटा, आंसर है थर्ड स्टेज का ड्यूरेशन। अगर मैं एक्टिव मैनेजमेंट कर रहा हूं, अगर मैंने एक्टिव मैनेजमेंट किया है तो इसका ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट्स होता है। समझ आ रहा बच्चे, सबको पता है बेटा मेरी आईडी, पूछ लेना किसी से बता देगा, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स। और अगर पैसिव मैनेजमेंट कर रहे हो, अगर पैसिव मैनेजमेंट कर रहे हो तो इसका टाइम होगा 15 to 25 मिनट्स। तो 15 से 25 मिनट इसका क्या होगा, अगर मैं पैसिवली कर रहा हूं मैनेजमेंट थर्ड स्टेज का, और अगर मैं एक्टिव कर रहा हूं तो 5 से 10 मिनट होगा, ठीक है बच्चे। इसका जो मेन इवेंट है वो पूछेगा कि थर्ड स्टेज का मेन इवेंट क्या होता है, तो थर्ड स्टेज का मेन इवेंट होता है एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा अलोंग विद मेम्ब्रेन। तो इसका मेन इवेंट होता है एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा along with membrane, along with membrane, ठीक है बच्चे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा along with membrane मेन इवेंट है कौन सी स्टेज का, थर्ड स्टेज का। बेटा भाई की आड़ी की आवाज, हाँ बेटा पता है, कोई कमेंट देखो, पंकज डॉट सिंह आ रहा है, ठीक है बच्चे, मिल जाएगा आपको। फीस नहीं है बेटा मेरे यहाँ, सब फ्री है, मैं फ्री पढ़ाता बच्चों को, तो टेस्ट भी फ्री है और ये जो पढ़ा रहा हूँ ना ये भी फ्री है। समझ आया बच्चे। तो थर्ड स्टेज में बेटा क्या किया आपने, मेन इवेंट क्या हुआ, एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा अलोंग विद द मेम्ब्रेन। आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चे। विकास सैनी, इतना कर रहे हो तो इतना भी कर दीजिए, नहीं हो पाएगा बेटा, मेरी सर्दी है, चाहे एक बच्चा देखे, चाहे सब स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, पूरी यूट्यूब पर भर दो मेरी वीडियो, मैं तो लाइव ही आऊंगा, ये कन्फर्म है। मैं लाइव के अलावा नहीं पढ़ाऊँ, मैं चाहता हूं कि अगर मैं इतना कर रहा हूं ना तो बच्चा 10% तो मुझे वापस करे। और जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा, वो लाइक सब्सक्राइब और जरूर कर दें, क्योंकि ये आपका नैतिक कर्तव्य है संस्था के प्रति। नहीं तो याद रखना CHO के एग्जाम में CHO याद नहीं आएगा। तो जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट इस चैनल को करें। और लाइक का मतलब आपका ये है कि आपकी रैंक बड़ी बढ़िया है, सब्सक्राइब का मतलब कि आप सफल हो जाओगे। बिल्कुल। टेस्ट का रिजल्ट बेटा शाम को आ जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट शाम को आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं और इसमें क्या है थर्ड स्टेज के अंदर। अब मैंने कहा एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा है ना, उसने कहा यही है, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा है। अच्छा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा के कितने मेथड होते हैं, तो बेटा मेथड ऑफ एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा,
मेथड ऑफ एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा बेटा कौन सा होता है वो देखिए। सबसे पहला है मैथ्यू डंकन मैकेनिज्म। बेटा कौन सा है? मैथ्यूज डंकन मैकेनिज्म। मैथ्यू डंकन मैकेनिज्म याद रखिएगा। ये जो टेक्निक है प्लेसेंटल सेपरेशन की, ये कौन सा होता है बच्चे? दैट इज द, ये सेपरेशन कहां से स्टार्ट होता है बेटा? लोअर एज ऑफ प्लेसेंटा। इसमें सेपरेशन मिडिल से स्टार्ट नहीं होता है। और ये कहां से होता है? लोअर सेपर, यानी लोअर बॉर्डर जो है, जो नीचे का प्लेसेंटा यूं चिपकता है, प्लेसेंटा यूटेराइन वॉल से ऐसे चिपकेगा, तो ये यहां से सेपरेट नहीं होगा, ये यहां से सेपरेट होगा। तो ये कोई पूछे कि सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इसमें कहां से स्टार्ट होता है, तो बेटा कहां से होता है? लोअर एज। सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा स्टार्ट फ्रॉम सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा स्टार्ट फ्रॉम लोअर एज ऑफ प्लेसेंटा। कहां से स्टार्ट होगा? लोअर, थैंक्स बच्चे, सरोज ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। लोअर एज ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के लोअर एज से सेपरेट होता है। तो एक बात समझिए, मैं अगर मैं आपसे यूं कहूं कि प्लेसेंटा यूं चिपका हुआ है, और देख मेरा हाथ यूं चिपका है, और ये हाथ ये क्या है? ये तो नहीं दिखेगा तुम्हें, ये क्या है? ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये क्या है? प्लेसेंटा। ये कौन सी वाली पार्ट हुआ? मैटरनल पर लेयर, तो ये कौन सा हुआ? फीटल लेयर। ये प्लेसेंटा की कौन सी पार्ट हुई? मैटरनल लेयर, तो ये कौन सा हुआ? फीटल लेयर, और ये क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अगर ये यूं छूटेगा तो मुझे पहले क्या दिखाई देगा? अगर ये ऐसे बाहर आया तो पहले मुझे मैटरनल साइड दिखाई देगी। कौन सी साइड दिखाई देगी? मुझे पहले मैटरनल सरफेस अपीयर होगी, पहले बार किस पर? वल्वा पर। अगर ये यूं छूटा है तो मुझे अंदर की लेयर दिखाई देगी ना, ऐसे छूटा है तो अंदर की लेयर दिखाई देगी। तो ये पूछेगा इस वाले मेथड में पहले कौन सी सरफेस दिखाई देती है, मैटरनल सरफेस या फीटल सरफेस? आंसर है मैटरनल सरफेस। तो मैटरनल सरफेस, मैटरनल सरफेस विजिबल फर्स्ट एट वल्वा, एट वल्वा। वल्वा है ये, ओवला मत लिख देना, ओवला बहुत कहीं, ओवला कहीं और होता है, कहीं तो प्लेसेंटा को ओवला में देख लो, ओवला नहीं है, वल्वा है, मिलता जुलता ही लगेगा तुम्हें। समझ आया बच्चे? इसके अंदर ब्लीडिंग ज्यादा होती है, मैथ्यू डंकन मैकेनिज्म के अंदर ब्लीडिंग ज्यादा होती है, मोर ब्लीडिंग। प्लेसेंटल सेपरेशन होते टाइम इसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है। बेटा सीएचओ का हम फ्री पढ़ाते हैं, समझ आया बेटा? हम ऑनलाइन फ्री पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सरोज ने कहा 20% होता है, बिल्कुल सही कहा सरोज, इसी के साथ इनाम आपका तय है। 20% केसेस में होता है मैथ्यू डंकन मैकेनिज्म, और इसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है। समझ आया बच्चे? और इसके अंदर डबल स्टार बना के लिख लेना, नो रिट्रो प्लेसेंटल क्लॉट फॉर्मेशन, नो रिट्रो प्लेसेंटल क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट नहीं बनेगा तभी तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, क्लॉट बन जाता तो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए इसमें ब्लीडिंग के चांस ज्यादा होते हैं। इसमें लोअर एज से सेपरेट होता है प्लेसेंटा, इसमें पहले मैटरनल सरफेस दिखाई देती है, और ये टोटल सेपरेशन का 20% होता है। क्या नाम है? मैथ्यू डंकन। समझ आए बच्चे? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा है सिल्ज मैकेनिज्म, और दूसरा है बेटा कौन सा? सिल्ज मैकेनिज्म, SCHULTZ। परफेक्ट, देखो क्या शानदार स्पेल लिखी है मैंने। सिल्ज मैकेनिज्म के अंदर, इसके अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा सेंटर से सेपरेट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा सेपरेट, प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम सेंटर, प्लेसेंटा सेंटर से सेपरेट होता है। समझा बच्चे? तो जिन्होंने अभी तक, मैं कह रहा हूं ना, अभी तक जो लाइक नहीं करे और जो भरोसा करके बैठे हैं ना कि इसके बिना हो जाएगा, तुम देख लेना, नहीं होगा। होगा तभी जब दो काम, सब्सक्राइब और लाइक, ये परम धर्म है। बाकी रिजल्ट आपके सामने आएगा, आप देख लेना, ठीक है बच्चे? तो इसमें सेपरेट कहां से होगा? कहां से होगा? सेंटर से। अगर ये सेंटर से सेपरेट हो रहा है, अगर ये सेंटर से सेपरेट हो रहा है तो पहले कौन सी सरफेस दिखाई देगी? सेंटर ऐसे, ये प्लेसेंटा, ये ऐसे नहीं छूटा, ये छूटा है ऐसे, यहां से छूटा है, तो मुझे बाहर कौन दिखाई देगा? ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा है? फीटल सरफेस। अगर ये ऐसे छूटता तो पहले क्या दिखाई देता? मेटल सरफेस। और ये छूटा कैसे? ऐसे, यहां से छूट गया गैप में से, तो मुझे पहले क्या दिखाई देगा? पहले मुझे फीटल सरफेस दिखाई देगा। समझ आ रहा है? तो फीटल सरफेस विजिबल फर्स्टली, फीटल सरफेस पहले। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? ये 80% होता है, जितने प्लेसेंटा सेपरेट होते हैं उनमें से 80% कौन सा होता है? सिल्ज मैकेनिज्म से होता है। मिनिमम ब्लड लॉस, इसमें ब्लड लॉस कम होता है क्योंकि इसके अंदर रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट बनता है। समझ आया बच्चे? इसमें रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके अंदर ब्लीडिंग कम होती है। याद रखिएगा, इसके अंदर ब्लीडिंग कम है, ये सेंटर से सेपरेट होता है, हाँ या ना? और इसके अंदर क्या होगा बच्चे? पहले फीटल सरफेस दिखाई देगी, टोटल सेपरेशन का 80% होता है। बात समझ आ रही है बच्चे? अब बात करते हैं ये दिखते कैसे हैं। ये ऐसे दिखते हैं, इसको देखो एक बार आप।
समझ आया बच्चे, ये दिखता ऐसा है, यानी कि अगर ये यहां से सेपरेट हुआ है और यहां से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको पहले वल्वा पे ये वाला पार्ट दिखाई देगा जो अंदर वाला है, और ये वाला कौन सा है, मैटरनल सरफेस। तो मैथ्यू डंकन के अंदर कोना अलग हुआ है, किनारे से अलग हुआ है, इसलिए मुझे मैटरनल सरफेस दिखाई देती है, और सुल्ज के अंदर सेंटर से अलग हुआ है, यहां से अलग हुआ है, इसलिए मुझे पहले ये सरफेस दिखाई देती है, और ये सरफेस मैटर्न फीटल सरफेस होती है। तो बेटा इसमें मुझे पहले क्या दिखाई देगा, फीटल सरफेस, और इसमें मुझे पहले क्या दिखाई देगा, मैटरनल सरफेस। बात समझ में आ रही है? तो बेटा फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस इसी का सारा खेल है। कौन सेंटर से अलग हुआ वो है सुल्ज, कौन किनारे से अलग हुआ वो है मैथ्यू डंकन। आई होप आपको दोनों इमेज देखकर ये पता चल गया होगा कि कौन ऐसे अलग हुआ है और कौन ऐसे अलग हुआ है। समझ आ रहा है ना बच्चे? तो कौन कैसे अलग हुआ है ये हमें इसमें देखना है। तो आपको पता चल गया कि कौन सा मोस्ट कॉमन है, सुल्ज है, और इसमें सेंटर से सेपरेशन होता है। तो मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चे। आफ्टर दैट अब हमें क्या पढ़ना है, एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थैंक्स सर, आपसे ओबीजी में कुछ नया मिला। बेटा नया ही मिलेगा बेटा, मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको कुछ नया दे सकूं, ठीक है। सर आपकी क्लास का टाइम क्या होता है? 8:30 से। दुनिया को पता है, अब तो सारे मोहल्ले को पता पड़ गया है। आपको पता है 16 नवंबर से स्टार्ट की थी क्लास और आज 9 दिसंबर है, एक भी छुट्टी नहीं ली मैंने। जीनोमिक की फैकल्टी ने पर डे क्लास ली आपकी, जबकि मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था वीक में 5 लेंगे, पर क्लास कैसी हो रही है, वीक में 7। क्यों? क्योंकि आपका कोर्स हो जाए। क्लास कैसी हो रही है, 1 घंटे की नहीं, 2 घंटे की नहीं, 3 घंटे की नहीं, 4-4 घंटे क्लास होती है। किस लिए? रीजन, जो कमिटमेंट किया है ना वो पूरा करें। तुम्हें इंप्रेस नहीं करना है, तुम ऑलरेडी इंप्रेस हो मेरे से, तुम्हें और कितना इंप्रेस करूंगा मैं। कमिटमेंट का बात है बच्चे, जो वादे किए हैं, जो बच्चे जीनोमिक के सहारे हैं उनको सब कुछ मिले, दैट्स वाई। और क्लास रेगुलर चल रही है। तो जो बच्चे लाइव ना आकर बैठे रहते हैं और बाद में देखने की कोशिश करते हैं जहां वहां जुगाड़ करके, वो सब रोने वाले, टाइम आने दो, ठीक है। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का एक्टिव मैनेजमेंट हम जो कर रहे हैं बच्चे, वो देखते हैं कौन कौन से स्टेप आते हैं, ठीक है बच्चे। अब बात है, सर क्लास देखकर ऐसा लग रहा है कि हम नॉट सेट के लिए पढ़ रहे हैं। बेटा सबके लिए पढ़ रहे हो, सबके लिए पढ़ रहे हो आप। बहुत बढ़िया बच्चे, थैंक्स बच्चे। हारे का सहारा जिन्होंने हमारा। सर जी हमें पहले राजस्थान सीएचओ में बहुत क्लास अच्छी लगती है। थैंक्स सर, बहुत अच्छे बच्चे, गॉड ब्लेस यू। नहीं बच्चे कोई पैसे नहीं, सब फ्री है बेटा, ठीक है। चलो, तो आपने कहा अब बात करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर क्या करते हैं। अगर मैं एक्टिव मैनेजमेंट करूंगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की मिल जाएगी बच्चे, इस नाम से मिल जाएगी आपको, ठीक है। एक ही चीज बार बार पूछते हो, इस नाम से आईडी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के आप क्यों करते हो, अगर मैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करूंगा तो 60% पीपीएच के चांस कम हो जाएंगे। 60% पीपीएच के चांस कम हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो 60% पीपीएच के चांस कम हो जाएंगे किसमें, अगर मैं एक्टिव मैनेजमेंट करता हूं थर्ड स्टेज का। तो ये बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेप के मैनेजमेंट में कुछ स्टेप आते हैं जो आपको याद रखने हैं। हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले बच्चे मुझे क्या देना है, ऑक्सीटोसिन। अगर आपसे कोई पूछे एक्टिव मैनेजमेंट में क्या दोगे, ऑक्सीटोसिन देंगे। कितना दोगे, 10 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। या फिर आप क्या दोगे बच्चे इसको, हम इसे देंगे मीजोप्रोस्टोल। क्या देंगे, मीजोप्रोस्टोल। और अगर मीजोप्रोस्टोल दे रहे हो तो बेटा कितना दोगे, 600 माइक्रोग्राम। तो देख लेना ऑक्सीटोसिन है या मीजोप्रोस्टोल है, आप दे सकते हो बच्चे। आप अगर ऑक्सीटोसिन आईएम दोगे, अगर आपको 10 इंटरनेशनल यूनिट देना है तो, और मीजोप्रोस्टोल आपको बेटा कैसे जाएगी, ओरली जाएगी। तो पहला स्टेप तो यह है कि आप क्या दोगे, ड्रग दोगे, ठीक है बच्चे। ड्रग के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शन। कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शन, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन करते हैं हम, बहुत आहिस्ता से कोड को खींच के अलग करते हैं, प्लेसेंटा को खींच के अलग करते हैं। और प्लेसेंटा को खींच के जो आप अलग कर रहे हो वो किस तरीके से किया जाएगा बेटा, वो इस तरीके से किया जाता है कि आपके पास 2 हाथ होते हैं, ठीक है। एक हाथ से आप फंडस को एब्डोमिनल काउंटर फोर्स प्रोवाइड करोगे, एक हाथ से आप फंडस को ऊपर की तरफ रखोगे और दूसरे हाथ से अम्बिलिकल कोड को पकड़कर आप नीचे की तरफ खींचोगे, जेंटली नीचे की तरफ। यूं मत खींच लेना, ऐसे नहीं निकलता है प्लेसेंटा, यूं ही निकलेगा प्लेसेंटा। आप उससे जब आप नीचे खींच रहे हो ना, तब आपका ऊपर वाला हाथ ऊपर फोर्स लगाना चाहिए। तो दोनों हाथ की डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक हाथ आपका नीचे जा रहा है तो एक हाथ आपका ऊपर जाना चाहिए, जिससे काउंटर फोर्स लग सके, जिससे कि आराम से निकल सके। ये हाथ मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मैं यूट्रस को सपोर्ट दे सकूं, और ये हाथ मैं इसलिए नीचे खींच रहा हूं कि मैं प्लेसेंटा को अलग कर सकूं। जेंटली खींचना है, ऐसा मत करना खींच नहीं रहा हो तो पकड़ के लटक जाओगे, बोला खींच की मानूंगा। पैराग्लाइडिंग नहीं करनी है तो मां के नीचे, समझ में आ रहा है? ये पैराग्लाइडिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि लटक जाओ, जेंटली। नर्स हो तुम भाई, इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल फोर्स बिल्कुल जेंटल लगना चाहिए आपसे। तो इसे क्या कहते हैं, कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन, ठीक है बच्चे। कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन के बाद और क्या करना है, यूटेराइन मसाज। मैसेज नहीं करते हैं, मसाज करते हैं, यूटेराइन मसाज करते हैं, समझ आ रहा है बच्चे। तो जो यूटेराइन मसाज है वो कैसे की जाती है, यूटेराइन मसाज ऐसे करते हैं बेटा। तो ये है यूटेराइन मसाज, एक हाथ से नीचे की तरफ डालकर दूसरे हाथ को ऐसे घुमाते हैं,
समझ में आ रहा है? एक हाथ से नीचे कंप्रेस करके दूसरे हाथ से ऐसे घुमाते हैं, ये जो आप कर रहे हो ये यूटेराइन मसाज है। सहला नहीं रहे हैं उसे, हम उसे मसाज दे रहे हैं जिससे कि जो क्लॉट जमा हो गए हैं किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, वो निकल जाएं, क्लॉट निकल जाएंगे तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी और कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ेगी तो टोन अच्छी हो जाएगी। इसलिए मसाज करने से पीपीएच के चांस कम हो जाते हैं और मसाज करना एक्टिव मैनेजमेंट है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। बात समझ में आ रही है? समझ आ रहा है बच्चे? तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से हो गए बेटा, ये सारे किसके मैनेजमेंट है, ये सारे ऑक्सीटोसिन कहूं, कंट्रोल को ट्रैक्शन कहूं, यूटेराइन मसाज कहूं, ये सब किसके अंदर आते हैं? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। किसके अंदर आते हैं? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब मैं वन बाई वन स्टेप पढ़ा रहा हूं, मैं आपको स्टेप पढ़ाऊंगा, समझा बच्चे? और वो स्टेप कौन कौन से हैं वो याद रखिएगा, ठीक है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर, स्टेप फर्स्ट में आप पालपेट करेंगे माँ जी के एब्डोमेन को और ये देखेंगे कोई दूसरा बच्चा तो अंदर नहीं बैठा, क्या पता एक निकल गया और एक अंदर छुप के बैठा हो, तो एक बार चेक कर लो। वाला वैसे ऐसा नहीं होता है, ट्विन प्रेगनेंसी पहले पता चल जाती है, अरे फिर भी क्या जा रहा है, गांव की महिला है, पहली बार आई है लेबर में, एक बार चेक कर लो ना। तो आप एक बार आप इसे क्या कर लीजिए, पालपेट कर लीजिए, पालपेट मैटरनल एब्डोमेन या मदर एब्डोमेन, पालपेट मैटरनल एब्डोमेन टू रूल आउट क्या बच्चे, ट्विन प्रेगनेंसी या प्रेजेंस ऑफ एडिशनल बेबी फीटस। तो प्रेजेंस ऑफ एडिशनल फीटस, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल फीटस, ठीक है बच्चे? उसके बाद नंबर 2 पे हम क्या देंगे, ऑक्सीटोसिन या फिर मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल, ठीक है बेटा? ओके, नंबर 3 कौन क्या कर रहा है, ध्यानचंद चतुर्वेदी, बेटा पढ़ ले कोई बात नहीं, यस सर, हाँ ठीक है बच्चे, अच्छे से पढ़ो, बाकी सब ठीक है, ठीक है बच्चे? उसके बाद आपको पता है कि क्लैंप लगाते हैं, आपको अम्बिलिकल कोड में क्लैंप लगाने होते हैं। क्लैंप कहाँ लगाते हैं? पहला क्लैंप जो लगाते हैं वो अम्बिलिकस से 3 सेंटीमीटर दूर होता है और दूसरा क्लैंप अम्बिलिकस से 5 सेंटीमीटर दूर होता है। तो याद रखिएगा 2 क्लैंप लगाते हैं कोड पर, वो भी हम किसमें लगाते हैं? थर्ड स्टेज के अंदर। समझ आ रहा है ना? तो पहला क्लैंप कहाँ लगाएंगे? 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बेबी अम्बिलिकस और दूसरा कहाँ लगाएंगे? 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बेबी अम्बिलिकस, ठीक है? वो दोनों चीज आपको याद रहेंगे, क्लियर? कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड वैजाइनल ब्लीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। ये मेरी तरफ से 5 स्टार बना लो आप, मैं कह रहा हूं ऐसा होगा। वो ये चेक, वो कह रहा है कि सर कॉन्ट्रैक्शन और वैजाइनल ब्लीडिंग कब चेक करोगे? तो कॉन्ट्रैक्शन एंड वैजाइनल ब्लीडिंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड वैजाइनल ब्लीडिंग कब चेक करते हैं? आंसर है एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट में अप टू 2 आवर्स, 2 घंटे तक हर 15 मिनट में आप ब्लीडिंग चेक करोगे, क्योंकि प्राइमरी पीपीएच 2 घंटे में मैक्सिमम हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो पहले 2 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं, तो मैं हर 2 घंटे, पहले 2 घंटे में हर 15 मिनट के अंदर ब्लीडिंग चेक करूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया बच्चे? और बिना कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कभी भी सीसीटी, कभी जो आप कंट्रोल कोड ट्रैक्शन कर रहे हो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन मत कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो पुलिंग करनी है वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे करनी है। तो नेवर अप्लाई कंट्रोल कोड ट्रैक्शन विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, बिना कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में आप सीसीटी मत करना, नहीं तो इससे दूसरे प्रॉब्लम ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है बच्चे? तो ये कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि हर 15 मिनट में करनी है 2 घंटे तक, और आपको कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन तब खींचना है जब वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हो। हाँ सर हो जाएगा। मोहम्मद आरिफ निकल रहे हैं से, क्या हो बच्चे यहाँ लड़ने? हाँ बिल्कुल मोहम्मद आरिफ, तो यहाँ क्या कर रहा, देखने आया है? यहाँ उसको बताएगा कि पंकज क्या पढ़ा रहा था? चलो कोई ना, अरे कुछ नहीं, अपना फर्ज निभा रहा बेचारा, जंजीर खुल गई है इसकी, चैन खुल जाती है लोगों की, तो चैन खुल जाते हैं तो वो ना आवारा हो जाते हैं, फिर वो यहाँ भटकते हैं, चैन बन जाएगी, ठीक हो जाएगा। जिंदाबाद कर रहा है। मेरा कि बम बांध के तो नहीं आए। चलो ठीक है, कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे? लेबर रूम का टेम्परेचर, लेबर रूम का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? लेबर रूम का टेम्परेचर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, ठीक है? अगर बच्चे को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है देन इनिशिएट रेसिसिटेशन, क्लियर? डोज ऑफ विटामिन के, डोज ऑफ विटामिन के, बच्चे को जो डोज देते हैं विटामिन के का वो कितना देते हैं कि अगर बच्चे का वेट लेस देन 1000 ग्राम है तो आप इसे कितना दोगे? 0.5 mg, समझ आया बच्चे? और अगर मोर देन 1000 ग्राम है तो बेटा आप इसे कितना दोगे? 1 mg। तो देख लेना, आपको विटामिन के बच्चे को देना है, कितना देना है वो मैंने लिख दिया, ये सारे की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है? चलो और बताइए, अब है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज हो गई, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के चौथी स्टेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस बात को भी एक बार समझ लेते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, पढ़ते रहो बेटा, लास्ट में बहुत सर अम्बिलिकल कोड कटिंग टाइम 1 से 3 मिनट, ठीक है बच्चे? चलो, तो ये जो फोर्थ स्टेज है इसके अंदर क्या होता है? फोर्थ स्टेज डिफाइन क्या होता है? दैट द फर्स्ट 1 आवर, पहला 1 घंटा आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा,
प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की डिलीवरी के बाद अगले 1 घंटे को ऑब्जर्वेशन स्टेज कहते हैं। इस ऑब्जर्वेशन स्टेज को स्टेज 4 कहते हैं, याद रखना। तो क्या बोलोगे? आफ्टर, ऐसे लिख लेते हैं, आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, नेक्स्ट 1 आवर, अगला 1 घंटा क्या कहलाएगा? 4th स्टेज। इसके अंदर हम मेनली क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन। इस स्टेज के अंदर मेनली ऑब्जर्वेशन किया जाता है और आपको कोई एसेंशियल केयर देनी है तो वो प्रोवाइड की जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो 4th स्टेज का मेन काम क्या है? ऑब्जर्वेशन होता है। क्लियर है? ठीक है। बात करते हैं कि इस स्टेज में हम लोग करेंगे क्या। ठीक है बच्चे।